नियमानुसार तो गलत है, लेकिन मैं राजस्थान में एक जो प्रथा है, बहुत पुरानी प्रथा है, जिसमें ये होता है कि अगर कम एज में अगर किसी के पति या पति की मृत्यु हो जाती है, मतलब जो भी वो तो शहीद हुए हैं, अगर मृत्यु हो जाती है तो उससे जो छोटे उनके देवर होते हैं, उनके जो सामाजिक जो लोग बैठ के एक साथ उनके ऊपर देवर के साथ में वो कर देते हैं उसका जो भी, मतलब आगे का जो परिवार का जो भी है पालन पोषण परिवार की जिम्मेदारी, वो देवर के उनकी वाइफ की जिम्मेदारी भी उनके देवर के ऊपर कर दी जाती है। तो जिस प्रकार से उनकी मांगे भी जायज़ है कि अगर देवर ही उसका सब कुछ कर दिया गया है अब, तो उसकी जो अभी बच्चे की तो काफ़ी कम एज है, वो तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद में जो सरकारी पॉलिसी है उसके अनुसार एलिजिबल हो पाएंगे नौकरी के लिए। तो तब तक उनके परिवार का जो पालन पोषण की जिम्मेदारी है वो किसकी रहेगी? जो इनका आर्थिक जो पैकेज दिया गया है उसके अनुसार, उसके अनुसार भी देखा देखा जाए तो वो भी इनमें इतना लंबा टाइम तो नहीं चल पाएगा जितना उनके बच्चे जो एलिजिबल होंगे नौकरी के लिए। तो ये भी एक जायज़ बात है, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए उनको भी, क्योंकि जब परिवार की पूरी उधर वो एक जीतराम गुजर जी के नाम से जो शहीद हैं, उनकी भी यही स्थिति है। वहाँ पे भी देवर को उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी, उनके वाइफ की जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई है। तो उनकी मांगे देखो, एक तरफ से देखा जाए सामाजिक तौर पर उनकी भी मांगे जायज़ है। तो सरकार को इसके बारे में भी बात करनी चाहिए और इनकी बातें सुन के और फिर संवेदनशील तरीके से फैसले लेने चाहिए। अभी सरकार इनकी कोई किसी भी प्रकार की बात सुनने के मूड में ही नहीं है। तो देखिए और जिस प्रकार से पुलिस का बर्ताव किया जा रहा है वीरांगनाओं के साथ, वो भी बहुत ही गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सरकार को इसकी तरफ देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, गौर फरमाना चाहिए, मेरा तो यही है। और जो मेरे ज़मीनी स्तर पर जो बात है, जो उनको उनके देवर को जो जिम्मेदारी दी गई है उसके अनुसार उनको नौकरी जायज़ है, बिल्कुल जायज़ नौकरी की मांग कर रहे हो। देखिए राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात सामने रखी। मुझे ऐसा लगता है कि एक इसका, क्योंकि नौकरी को लेकर कुछ पेचीदगियां बताई जा रही हैं, तो एक संभावित इसका तरीका ये हो सकता है कि इनका भरण पोषण जब तक बच्चे 18 साल के नहीं हों तब तक, एक ये बड़ा विषय है कि उनका उस परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। उसके लिए अब इसके तकनीकी पहलू को देखना होगा, लेकिन उसके लिए कुछ एक ऐसा अमाउंट जिसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाए और जो मंथली इनकम का एक सोर्स उनके लिए बने। कुछ बैंक की स्कीम्स ऐसी होती हैं, उस पैसे को वहाँ डिपॉजिट करते हुए उनकी मंथली इनकम का एक ज़रिया बनाया जा सकता है। दूसरी बात रही, उनके कुछ खर्चों को कम किया जा सकता है, मसलन उनकी जैसे बच्चों की पढ़ाई है, इसके अलावा और जो उनके कैसे खर्चे जो सरकार की योजनाओं में शामिल करते हैं उनको कम किया जा सकता है। वो एक इनके लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है। उनकी बच्चों की जो एजुकेशन है, उनकी कॉलेज एजुकेशन तक को फ्री कर दिया जाए। मुझे लगता है कि ये ऐसा इलाज हो सकता है। इसके तकनीकी पहलुओं को लेकर बात की जा सकती है कि क्या इसका तरीका हो सकता है। लेकिन चूंकि एक वीडियो आपने देखा होगा कि एक वीडियो और चल रहा है जिसमें ऐसी ही एक वीरांगना जिसने अपने एक रिश्तेदार को नौकरी दिलवाई, उससे उनकी पर लेकिन वो रिश्तेदार दूसरी शादी करके कहीं और चला गया, और वो उसकी जो बेटी है वो आज तक अभी शायद मेरे ख्याल से 2 साल पहले उसने वो केस जीता है जिसमें उसको उसके बेनिफिट्स मिले हैं। लेकिन उसकी माँ जो थी, जो शहीद की वीरांगना थी, उसने कहीं दूसरी शादी कर ली थी, तो इस वजह से सारे फ़ायदों से वो वंचित रह गई थी। ये कुछ तकनीकी चीज़ें हैं जिनको अब तक जो हमारे सामने एग्ज़ाम्पल्स के तौर पर आई हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों को देखते हुए इसका कोई इलाज निकाला जाना चाहिए। और भी कोई अगर वक्ता कोई बोलना चाहे तो उनका स्वागत है। जी सर, जी सर, जी सर, नमस्कार सर। हेलो। अच्छा, मेरा नाम मनुदेव है, मनुदेव सिंसनी। मैं भरतपुर से हूँ और एक्स सर्विसमैन हूँ, पूर्व सैनिक हूँ, एयरफोर्स में रहा हूँ। तो एक्चुअली होता क्या था, पहले बहुत सारी इस तरह की समस्याएं हम पूर्व सैनिकों के सामने, जो शहीद हो जाते थे उनके परिवारजन के लिए आती थी कि नौकरी के लिए किसी रिश्तेदार ने या देवर से शादी हो गई, उसके बाद में उसको छोड़ दिया, उसके बच्चे भटक रहे हैं, वीरांगना भटक रही हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं करता था। केवल इस लालच के लिए कि एक बार जो फंड आ रहा है, जो सुविधाएं आ रही है, उनको कब्जे में कर लिया जाए, और उनके बच्चों को, जबकि जो शहीद हुआ है उसके बच्चों के लिए प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज सरकार की बनती है। ये मांगे हम लोगों ने ही उठाई थी कि भाई उनके बच्चों को दिया जाना चाहिए और होना भी यही चाहिए। देखिए, बच्चा
18 साल का होगा और वो 60 साल तक नौकरी करेगा। अभी छोटा भी है तो कोई बात नहीं है, उसके भरण पोषण के लिए इतनी राशि दी जाती है शहीद होने पे, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके सही तरीके से। और हमारे एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके बच्चों के लिए हर साल छात्रवृत्ति भी देती है। जैसा अभी भाई साहब कह रहे थे अपने डॉक्टर साहब कि कुछ इस तरह की योजनाएं हो, तो आप अपने बच्चे का फॉर्म भरिए, 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से बच्चे की पढ़ाई का खर्चा मिलता है, तब 24,000 रुपये साल का आता है। मेरे दोनों बच्चों का, और 2 बच्चों के लिए एलिजिबल हो आपकी 2 बच्चों का ले सकते, मेरे दोनों बच्चों का आता है। तो इस तरह की योजनाएं हैं। और नौकरी तो देखिए निश्चित सी बात है, जो शहीद हुआ है उसके बच्चे को ही मिलने चाहिए, हमारी बहुत पुरानी मांगे थी, हमने सरकार को इन पे मनवाया। और किसी भी सरकार को देख लो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये तो फौजियों के नाम पे, देश के नाम पे केवल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अगर इतने ही संवेदनशील है बीजेपी सरकार, तो 18 दिन से हमारे जो एक्स सर्विसमैन ओआरओपी के लिए जंतर मंतर पे बैठे हुए, उन्हें कोई ना मीडिया चैनल दिखा रहा है ना उनसे बात की जा रही है ओआरओपी में जो विसंगतियां रह गई हैं उनको दूर करने की। तो ये केवल एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकने वाली बात है कि तुम मुझ पे लांछन लगा दो, तुम उस पे लगा दो। बाकी देखा जाए तो कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर करना चाहे तो मोदी जी क्यों नहीं कर सकते? क्यों वो गहलोत के सामने किरोड़ी जी क्यों लेके बैठे साहब यहाँ पे? मैं किरोड़ी जी का विरोधी नहीं हूँ, बहुत हमेशा उनका प्रशंसक रहा हूँ कि भाई वो जमीनी मुद्दों पे लड़ते हैं। लेकिन इस मामले में बीजेपी के सांसद क्यों नहीं कह देते पीएम साहब से कि आप इन बच्चों को गोद ले लो यार, आप कर दो ना केंद्र पर। तो भाई केंद्र का ही कर्मचारी था ना वो, केंद्र सरकार का। आप क्यों अपना पल्ला झाड़ रहे हो केवल इसलिए कि दूसरी पार्टी को नीचा दिखाना है? पिस तो हम फौजी रहे ना, हमारे बच्चे पिस रहे हैं इसमें। अगर आप इतने ही संवेदनशील हैं, इतने ही हमारे प्रति आस्था रखते हैं, तो हमारे नौकरियों के में जो एक्स सर्विसमैन आ रहे हैं उसको 3 से 4% लोगों को केवल आप नौकरी दे पा रहे हो, उनको करो ना आप एडजस्ट। वो है ही नहीं आपकी भावना, किसी के केवल पॉलिटिक्स खेल लिया आपको देश के नाम पे, सैनिकों के नाम पे। हम मर जाएंगे तो एक दिन के लिए आप लोग आ जाते हो कि ठीक है साहब हम शहीद के उसमें शामिल हुए, इसके बाद सब भूल जाते। सभी का ये हाल है। मेरा तो कहना ये है कि उनके बच्चों के लिए सुरक्षित रखी जानी चाहिए, ताकि बच्चा जो है 18 का होने के बाद नौकरी प्राप्त करे और 60 साल की उम्र तक अपना जीवन जो है आगे बढ़ाए, उसका जीवन यापन करे, अपने परिवार का जीवन यापन करे। बाकी की जो योजना है उनका लाभ, जो पैसा एक मुश्त फंड मिलता है, उससे परिवार को चलाया जा सकता है ठीक ढंग से। नमस्कार साथियों, ओबीसी अधिकार मंच राजस्थान टीम की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर नरेश पटेल। जो आज का मुद्दा है पुलवामा में शहीद हुए जवानों का, उनकी वीरांगनाओं को लेकर, तो मेरा ये मानना है कि पुलवामा हमला जो हुआ उसकी जांच एक तो अच्छे से होनी चाहिए। और राजस्थान में जो व्यक्तिगत अभी हाल में जो इशू चल रहा है, जो किरोड़ी लाल जी मीणा साहब उठा रहे हैं, और नो डाउट ही इज वन मैन आर्मी, उनको ना भाजपा की जरूरत है ना कांग्रेस की। लेकिन ये जो मुद्दा है वीरांगनाओं का, बड़ा सेंसिटिव मुद्दा होता है ये हमेशा। और इस पर सारे नेता आकर बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन ये जो नेता आते हैं ना इन कार्यक्रमों में, इनको सांत्वना देना, इनको झूठा आश्वासन देना या फिर इनको आगे बढ़ाने की बातें करते हैं, ये एक भी अपनी औलादों को सेना में नहीं भेजते हैं। सेना में बॉर्डर पर किसान का बेटा जवान होता है वहां पर, और उनके मरने पर राजनीति खेली जाती केवल और केवल। और इस मामले में ये जरूर है कि बेटे को, जवान के जो शहीद हुआ उसके बेटे को ही नौकरी मिलनी चाहिए। और इस तरह की जो परंपरा एक जो बताई अभी किसी साथी ने, कि देवर के साथ में उसका रिश्ता कर दिया जाता है अगर कम उम्र में मौत हो जाती है, तो ये कुप्रथा है, सामाजिक कुप्रथा मानता हूँ। सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और विधवा विवाह या फिर उसको नई जगह शादी करवाई जाए, और दोनों बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखते हुए बच्चों को ही नौकरी दी जानी चाहिए। और इस मामले में जरूर यह है कि इतना समय तक सरकार की तरफ से संवादहीनता रही, और सरकार की तरफ से जो मंत्री महोदय शायद कटारिया जी गए थे, ऐसा इस स्पेस में सुनने को मिला, जाकर उन्होंने वादा कर दिया था कि हम देवर को नौकरी दे देंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक गलत मैसेज जाता है सरकार की तरफ से भी, ऐसा कोई वादा न करें सरकार की तरफ से। और मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से जरूर यह है कि संवादहीनता रही, क्योंकि हम खुद मुख्यमंत्री महोदय से एक विषय को लेकर, राजस्थान के दक्षिण संभाग का एक विषय, उसमें 50 बार से अधिक बार, 50 बार से अधिक बार मुख्यमंत्री कार्यालय से समय मांगा गया, लेकिन केवल और केवल उन्होंने इसलिए समय नहीं दिया कि इनके कुछ साथियों का दक्षिण संभाग में उस विषय से नुकसान हो सकता है। उस विषय को लेकर माननीय राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी से भी हम लोग मिले थे बांसवाड़ा डूंगरपुर के दौरे पर, तो उन्होंने भी ये कहा यार अगर इस तरह का विषय है
तो बड़ा ही गंभीर विषय है और इसको हम जांच करवाएंगे। तो मेरे ख्याल से सरकार को संवादहीनता नहीं बरतनी चाहिए। कोई भी ऐसा मुद्दा, सिर्फ ये मुद्दा नहीं, कई मुद्दों में एक क्लियर स्टैंड सरकार इस पर क्लियर ले कि ये मुद्दा ऐसे ऐसे नहीं कर सकते और ये ऐसे किया जा सकता है, और जो भी राहत है बिना आंदोलन के संवैधानिक जो भी मांगे हैं और जो भी शहीदों की मांगे हैं वो उनको पूर्ण करें। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि उनकी एजुकेशन को लेकर केवी स्कूल्स हैं, नवोदय हैं और छोटा बच्चा है तो मेरे ख्याल से वहां पर प्राइवेट संस्थाएं भी बहुत सारी होती है जो शहीदों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ा सकती है। लेकिन ये जिम्मेदारी नो डाउट सरकार की है। तो सरकार एजुकेशन, जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक थोड़ा खर्चा या फिर कोई एक अलग फंड जनरेट करके उनको मदद करे। और मैं बस यही कहूंगा कि शहीदों के नाम पर राजनीति न हो और वास्तव में उनके परिवार की रक्षा हो, क्योंकि उनकी हेलो हेलो, नमस्कार अच्छा दोस्तों। मैं कैप्टन सिद्धार्थ आप जैसे सुधीर श्रोताओं की बातें सुन रहा था। जो बात आज हुई है, मैं पुरानी सब बातों के ऊपर हम बात कर चुके हैं कि पॉलिसी क्या है और इससे पहले क्या होता था। माननीय श्री अशोक गहलोत ने खुद ने दो अपने बड़े ट्वीट्स के हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा है कि शहीदों को कौन कौन सा पैकेज दिया गया है। ये राज्य सरकार की तरफ है, साथ ही हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि सीआरपीएफ की तरफ से भी एक फिक्स बहुत बड़ा कॉर्पस और एजुकेशन का फायदा। चूंकि मैं खुद फौजी हूं तो सभी रेजिमेंटल जो सेंटर्स होते हैं वहां पे वीर नारियों के लिए और उनके शहीदों के बच्चों के लिए स्कूल्स की स्पेशल फैसिलिटी होती है और वो अक्रॉस दी नेशन वो चीजें कर ली जाती है। जैसे किसी भी रेजिमेंटल सेंटर हो, सीआरपीएफ के जहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जैसे जोधपुर हो गया वहां पे सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, या जयपुर हो गया, इन बड़ी जगहों के ऊपर सीआरपीएफ के जहाँ जहाँ स्टेशन हैं वहाँ स्कूल होती हैं और वहाँ सीआरपीएफ में जो शहीद हुए हैं जवान जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है उनके बच्चों के लिए निःशुल्क पढ़ाई होती है। सबसे पहली चीज तो ये सबको क्लियर होनी चाहिए कि इसमें एजुकेशन का या कोई कॉर्पस देने की कोई डिमांड तो देखिए कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। जब मेन कमाने वाला उनके हस्बैंड चले गए हैं तो हमें उनकी संवेदनाओं को ध्यान भी रखना चाहिए, लेकिन पॉलिसी बनाते वक्त सरकार को बहुत प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। आज की तारीख में अगर सरकार ये डिसीजन ले ले कि भाई शहीद के जो अगर बच्चे छोटे हों तो उनके छोटे भाई को या उनकी छोटी बहन को, तो आप ये सोचिए रेट्रोस्पेक्टिवली सरकार के ऊपर अगर ऐसी पिटिशंस 500 पिटिशन दायर हो गई राजस्थान के अंदर, तो पूरे देश के अंदर क्या होगा। ये सब चीजें संवेदनशीलता होनी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके अंदर प्रैक्टिकलिटी, और जो कि मुझे लगता है कि सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता दिखाई। पहले अधिकारीगण गए, उसके बाद दो मंत्रीगण गए। माननीय श्री अशोक गहलोत जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से बड़ा क्लियर कह दिया कि भाई नौकरी के अलावा अगर कहीं सड़क बनानी है, जैसे एक वीरांगना की ये रिक्वेस्ट थी कि भाई उनके गांव से लेके जो मेन रोड है वहां 25 किलोमीटर की सड़क बननी चाहिए, बिल्कुल बन जानी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो मूर्तियों की जगह एक और मूर्ति लग जाए, शहीदों की मूर्तियां तो क्यों ना लगे, ज्यादा से ज्यादा लगे, लोग मोटिवेट हों और शायद फौज में या सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स में ज्यादा जाएं। लेकिन इन चीजों को आज जैसे कुछ वीरांगनाओं ने यहां तक एक सम्मानीय राज्यसभा एमपी के समक्ष ये चीज कह दिया है कि उन्होंने अपने माँ का दूध पिया है तो हमारे सामने आओ, इस तरह की चीजों को कहना भी मुझे लगता है कि इस पूरे कॉज को बहुत हल्का करता है। उनकी डिमांड्स हैं, उनकी संवेदनशीलता, आई एम श्योर सरकार बहुत बड़े लेवल के ऊपर इन सब चीजों को सोचती है। ऐसा थोड़ी है कि सीएम रेजिडेंस के पास या किसी जगह के ऊपर धरना और सरकार उनको अपने संज्ञान में नहीं लेती है, लेकिन मांगे ऐसी हो जिनके ऊपर सरकार डिसीजन ले, जिनका बहुत दूरगामी इंपैक्ट होता है। और रेट्रोस्पेक्टिवली आप सोच के देखिए, अगर राजस्थान ये करता है, कल 40 पिटिशन 40 हाईकोर्ट्स के अंदर चली गई कि राजस्थान सरकार ने जब ये कर दिया है, तो इस हिसाब से तो अगर बच्चा 1 साल का हो और 21 साल की उम्र तक उनके देवर को नौकरी मिलनी चाहिए, उसके बाद क्या बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए। ये सब चीजें मतलब इसके ऊपर जो राजनीति हो रही है वो भी बहुत ही कम और निम्न स्तर की हो रही है। हर एक आदमी अपने राजनीतिक जमीन को, चूंकि इलेक्शंस नजदीक है राजस्थान में, तो अपनी उस जमीन को खोजने के लिए, अपने पैर खोजने के लिए इन सब चीजें हो रही हैं। लेकिन उन सब चीजों का मुझे एज अ फौजी बहुत जो बुरा लगता है वो ये लगता है कि फौज की इन वीरांगनाओं का सहारा, उन 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 बेचारियों की अगर हम बात सुने, मैं उनको इसलिए कहता हूं कि वो राजनीति का शिकार हो रही है। उन बच्चियों को कुछ नहीं पता है कि वो क्या बोल रही हैं। अगर एक शहीद की वीरांगना अगर जोश में भी ये माननीय मुख्यमंत्री को ये बोल रही हैं कि अगर उसने माँ का दूध पिया है तो वो आए हमसे बात करे,
बहन क्या बात करेंगे आपसे, आपकी डिमांड जो है, कैसे किसी आपके बच्चे का हक मार के वो दूसरे को कैसे दे सकते हैं? कल उनके देवर ने कहीं दूसरी जगह शादी कर ली तो? इन सब चीजों को बहुत तसल्ली से हमें सोचना चाहिए। संवेदनशीलता एक अलग चीज है, लेकिन सरकार की पॉलिसी एक अलग चीज है। तो मेरा भी आप सब लोगों से निवेदन है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में सरकार, केंद्र सरकार, माननीय श्री मोदी जी या राजनाथ सिंह जी ऐसी पॉलिसी बना दें कि भाई 2 नौकरियां दी जाएगी सर। क्यों नहीं है सर? अगर उन्होंने देश के लिए जान दी है तो उनको 2 नौकरियां बनना उनके लिए लाजमी है। उनका जो नियरेस्ट जो एनओके है, या तो उनकी वाइफ को नौकरी मिलेगी या बच्चे को, या अगर वो बहुत, अगर महिला नहीं करना चाहती हैं तो किसी दूसरे को नौकरी मिलेगी, वो खुद आराम से कर सकती है। लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन, सुप्रीम कोर्ट के 4 रिमाइंडर्स के बाद और कंटेम्प्ट पिटिशन दायर करने की धमकी के बाद 10% ओआरओपी के ड्यूज दिए गए हैं। आप सोच के देखिए, पिछले 3 साढ़े 3 साल से मेजर जनरल सतबीर सिंह के नेतृत्व के अंदर जंतर मंतर के ऊपर धरना चल रहा है। दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वक्ता हैं, आई एम श्योर आप चीजें शेयर करेंगे, लेकिन ये उन बहनों की जो मांग है और जो आज जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, ज्यादा ठीक नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, दिव्यांश चौधरी निवेदन करना चाहूंगा। तो काफी देर से बोलना चाह रहा था। एक बात इसमें ये है कि मैं एक अपना फैक्ट, जो मेरा नजरिया, वो रखना चाहूंगा कि इसमें जो अपने राज्यसभा सांसद है किरोड़ी लाल मीणा जी, कहीं ना कहीं मुझे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने मतलब कि वीरांगनाओं का साथ दे दिया, ठीक है, लेकिन बीच में जब वो पुलिस वाला ये पूरी घटना हुई कि उनके साथ मतलब सही तरीके से व्यवहार नहीं करा, तो उन पे जो अपने ब्रेवो साउथ है एडिशनल डीसीपी भरत लाल मीणा जी, तो वो कहीं न कहीं मतलब कि उन पे वो है कि उन पे कार्रवाई करने की माँग उठाई। लेकिन कहीं न कहीं जब अब होली से एक रात पहले जब अपने लाइन साहब सीपी आनंद श्रीवास्तव जी उनके पास पहुँचते हैं, तो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई क्यों मतलब कि किरोड़ी लाल मीणा जी खुद अब जो वीरांगनाओं से बोलते हैं कि क्यों किसी अधिकारी के पेट पर लात मारना चाह रहे हो? तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो समाज वाला एंगल भी उनके साथ आया जा रहा है। दूसरा, ये जो अपनी डिबेट चल रही है इतनी देर से, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चा बड़ा होगा कि हर किसी की एम्बिशन या हर किसी का ख्वाहिश ये नहीं होता कि वो सरकारी नौकरी ही चुने। उसके खुद के वो होंगे कि भाई मैं अब्रॉड पढ़ना चाहता हूँ, मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ। तो कहीं न कहीं अगर अपन उसे एक वो अपन अगर उसे अभी फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे और अभी उसे अच्छी एजुकेशंस मिलेगी और वो अवेयर होगा, तो मेरे हिसाब से उसके लिए मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। वो कहीं न कहीं आपको किसी न किसी मेंबर को जॉब देनी पड़ेगी। और दूसरा ये बात ये है कि जब तक अगर आपको ज़्यादा मतलब कि गवर्नमेंट को जो डाउट है कि मतलब ये वो मतलब कि ये देवर को दे रहे हैं तो फिर वो गलत कर देगा ये वो, तो आपको मेरे हिसाब से उन पे एफिडेविट या जो भी लीगल प्रोसीजर्स हैं वो आपको करवा लेने चाहिए। बाकी कहीं न कहीं अपन को एट द एंड ऑफ द डे मतलब अपन को देखना है, जब बच्चा 18 साल का होगा, हर किसी की ख्वाहिश सेम नहीं रहेगी कि वो सरकारी नौकरी करे या नहीं करे। लेकिन अगर अगर उसके टाइम पे उस पे ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, तो उसके जहाँ तक मुझे लगता है उसके घर वाले उसे प्रेशराइज करेंगे कि क्यों बाहर जाना चाहता है जब तुझे नौकरी मतलब कि घर पे ही मिल रही है। तो कहीं न कहीं ये बात भी अपन को ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी सबसे मतलब बात ये है, कहीं न कहीं अगर मुख्यमंत्री जी अगर 5-10 मिनट का भी समय निकाल लेते हैं, 5-10 मिनट का, तो ये मुद्दा इतना बड़ा होता ही नहीं। कहीं न कहीं वो ही पहले दिन ही मतलब कि वो सुलझ जाता। लेकिन वो नहीं हो पाया, वो हो सकता है उनकी व्यस्तता रही हो या और कुछ जो भी कारण रहे हों। लेकिन मेन बात ये है कि अगर निकाल लेते तो ये मुद्दा मेरे हिसाब से पहले दिन ही सुलझ जाना चाहिए था। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहीं न कहीं इसमें आना चाहिए। मुझसे पहले कई मतलब बुद्धिमान लोगों ने मतलब कि कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं मतलब कि वो देती है। अब एक सर कह के गए थे कि मतलब कि जो रिटायर हो जाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो जाते हैं, बट ये जो है अपन मतलब की बात कर रहे हैं वो मार्टिर्स के बारे में, जो शहीद हो चुके हैं सैनिक, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए कि वहाँ की कि हम भी जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बाकी ऐसे मुद्दे अगर सरकार इन पे वो ले लेती है अभी फर्म स्टैंड से, अगर मुख्यमंत्री, मुझे ऐसा लगता है कल भी उन्हें मिलने का समय निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ईगो से हटकर अगर वो समय निकाल ले, तो कहीं न कहीं ये बात सुलझ जाएगी और जितनी राजस्थान प्रदेश की पॉलिटिक्स को हटा के पूरे देश में बदनामी हो रही है, वो कहीं न कहीं रुक जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हेलो, नमस्कार साथियों। हेलो।
हेलो। हेलो, मैं आशीष कुलेरी झुंझुनू जिले से बोल रहा हूँ सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने ये होस्ट कर रहे हैं ये स्पेस। और मैंने जैसे झुंझुनू जिले के अंदर सबसे ज्यादा आर्मी बैकग्राउंड से लोग आते हैं, शहीद भी सबसे ज्यादा होते हैं, तो मैंने बहुत करीब से देखा है। और मुझे इस मुद्दे को देख कर ये लग रहा है कि केवल वीरांगनाओं के सहारे अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकी जा रही है। हालांकि कुछ मांग जायज भी हैं, और जो मांग जायज है उन पे सरकार ने सहमति भी दिखाई है। सबसे पहला मुद्दा आता है कि मुख्यमंत्री जी को मिलना चाहिए था। हालांकि उन्होंने अपना जो स्टैंड है वो ट्वीट के माध्यम से क्लियर कर भी दिया है, परंतु फिर भी मेरा ये मानना है कि उनको इंडिविजुअली एक बार इन तीनों वीरांगनाएं जो हैं इनको मिल लेना चाहिए। दूसरी बात ये आती है, जो राजनीतिक जितने भी लोग हैं, XYZ, वो किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, उन लोगों को हटके एक बार जो सैनिक कल्याण बोर्ड है, या तो डायरेक्ट मिल लें मुख्यमंत्री जी से, या सैनिक कल्याण बोर्ड जिला स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर भी है, वो अभी उतने एक्टिव नहीं है जो इस मैटर पे उनको होना चाहिए था। एक मेन मांग जो नौकरी की अटकी हुई है, उसके लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आज जो बोल रहे हैं कि कल को उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है, परंतु उसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब में जाना ही चाहे तो कल को जैसे वो बंदा 18 वर्ष में हो जाता है, 18 वर्ष के बाद में अगर वो वापस से वो भी धरने पर भी बैठ सकता है। ठीक है। और पॉलिसी अगर ये चेंज होती है तो किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए नहीं होगी, सभी के लिए होगी, तो आगे भविष्य में ऐसे केस जो है वो बढ़ सकते हैं। क्या पॉसिबिलिटी रहेगी कि कल को जो उनका भरण पोषण है वो होगा अच्छे तरीके से। ठीक है। और अगर रही बात नौकरी की, कि अगर आज वो बच्चों को नहीं देके और किसी और को दे रहे हैं नौकरी, तो क्यों ना उस वीरांगना को दी जाए, उसकी जितनी योग्यता है उसके अकॉर्डिंग उसको अगर दे दी जाती है तो उनको फाइनेंशियली एक सपोर्ट भी मिल जाएगा, नौकरी भी उनके घर में रह जाएगी, और बच्चों का हक भी नहीं मारा जाएगा। यही कहना चाहता था। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजकमल जयमन दौसा से। मैंने सभी वक्ताओं को सुना है। यहाँ हम मुद्दे का राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए नहीं बैठे हैं। मेरा निवेदन ये है कि हम आरोप प्रत्यारोप करके विषय से नहीं भटकें। उदयपुर में जो कन्हैयालाल जी का विभत्स हत्याकांड हुआ था, ये मुद्दा अब उसी की तरफ बहुत सेंसिटिव हो गया। कन्हैयालाल जी वाले प्रकरण में भी उनके दोनों आश्रित जो बेटे थे उनको एलडीसी के पद पर नियुक्ति दी है उदयपुर कलेक्ट्रेट में, जबकि नियम तो पहले भी एक आश्रित को नौकरी देने का था। प्रावधान तो एक का ही था, उसमें भी तो संशोधन हुआ था। और अगर फिर भी इस मामले में दो आश्रितों को नियुक्ति नहीं दे सकते, तो सरकार ने अभी जो विगत 2-3 साल में कई आंदोलन हुए उनमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नियुक्ति दी है, बीच का रास्ता निकालते हुए। तो वैसे ही देवर को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नियुक्ति दे दो, नौकरी दे दो। और बच्चे के लिए नौकरी रिजर्व रखो, उसके वयस्क होने तक उसके जो भरण पोषण की जिम्मेदारी है वो सरकार ले ले। शहीद परिवार को अभी कुछ तत्काल मदद है वो जन सहयोग से और पार्टी फंड से करो। अगर अच्छा, रास्ता निकालना चाहें राज हम, तो बात बीच की राज बात राज ये है। राजकुमार और जी बीच में। एक 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 लाइन का निवेदन और है सर मेरा। शहीद जो परिवार है उसका चरित्र हनन कोई भी नहीं करे हम में से। धन्यवाद। मैं थोड़ा बात रखना चाहूंगा। ये राजकुमार जी ने अभी जो प्रश्न पूछा था कि वो वीरांगना का ना करे, तो सबसे पहले चीजों को समझना होगा कि आर्मी के जो नियम बने हुए हैं, देखो वो किस तरीके के बने हुए हैं। आर्मी जब भी कोई शहीद होता है तो आर्मी के खुद के नियम बने हुए हैं। पहले क्या होता था कि मैं खुद एक आर्मी के परिवार से आता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि जब पूरा फंड मिलता है तो वो इस हिसाब से डिवाइड करते हैं। पहले काफी फ्रॉड हो चुके। क्या होता था कि पहले कारगिल वार से पहले की शायद बातें हैं कि जो टोटल जो फंड मिलता था केंद्र सरकार की तरफ से और गृह मंत्रालय की और आर्मी की तरफ से जो फंड मिलता था, उसमें क्या कहानियां हुई कि जैसे पूरा का पूरा पैसा एक वीरांगना को मिल गया। वीरांगना परिवार के माता पिता को छोड़कर चली जाती है और पूरा पैसा ले जाती है। मैं आपको ये फैक्ट्स बता रहा हूँ। फिर क्या होता है उसके बाद, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसमें माता पिता पूरा पैसा रख लेते, वीरांगना को पैसा नहीं देते और बच्चों को पैसा नहीं देते, और वीरांगना कहीं और शादी कर लेती है। तो ऐसी घटना होने के बाद ये नियम बनाया गया कि जो पैसा, टोटल पैसा जो आएगा वो 3 जगह डिवाइड होगा। एक तो 33% तो पैसा मिलता है वीरांगना को, 33% जो होता है वो बच्चों को, और 33% जो होता है वो पेरेंट्स को मिलता है। अब इसमें ये चीज समझने की होगी कि जो ये भाई बात बोल के जा रहे थे और लोग ये कह रहे थे कि परिवार के सदस्य को किसी को नौकरी दे दे, उस केसेज में क्या होता है। देखो, जो ये जो लांबा वाला जो केस है,
इस केसेज में जो उसका जो देवर है वो इस मुद्दे को सबसे पहले एक यूट्यूबर ने उठाया था। उस टाइम मैं, दीपेश, सुखवीर हुड्डा वगैरह ये सारे काफी एक्टिव भी थे। उस वक्त जो सरकार के सामने जो मांगे रखी जा रही थी, तो वो हमें न्याय उचित नहीं लग रही थी। कारण उसमें थोड़ा सा जब हमने उसको पूरी तरीके से स्पेस में सुना तो उसमें एक सेल्फनेस नजर आ रही थी। ये टोटल घटनाक्रम जो करवाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उसके पारिवारिक सदस्य के द्वारा उस वीरांगना के ब्रेन वॉश करके करवाया जा रहा है। मैं आपको खुद को एक उदाहरण देता हूँ। मेरा कजिन ब्रदर अभी आज से 3 साल पहले आर्मी में ऑन ड्यूटी शहीद हो जाता है। उसके ऑन ड्यूटी शहीद हो जाता है, उसके एक भाई है, मतलब वो 2 भाई हैं। तो वो खुद एक्सपायर हो जाता है। 11 साल उसने सर्विस की है आर्मी के अंदर। अब क्या होता है कि उसके बच्चे 2 बच्चे हैं उसके। तो 2 बच्चे हैं तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि उसके एक बच्चे को नौकरी दी जाएगी। जो मेरा भाई है, मतलब जो चाचा का दूसरा लड़का है, वो हम परिवार के कोई भी लोग उस पर सहमत नहीं है कि उसकी नौकरी मिले। कोई भी लोग उस पे सहमत नहीं है, क्योंकि ये केसेज आर्मी खुद तय करती है। सबसे पहले तो ऐसे मुद्दे, ये मीडिया के अंदर जो हवा दी जा रही है सरकार के द्वारा, ये सारी मीडिया, पूरे नेशनल लेवल की मीडिया इस मुद्दे को इस तरीके से पकड़ रही है। तो मैं एक चीज आपसे करूंगा, देखो मैं आपको खुद बताता हूँ, मैं आर्मी के परिवार से आता हूँ। तो मैं एक चीज देखता हूँ कि झिरका फिरोजपुर के अंदर अभी OROP का एक डेलीगेशन राहुल गांधी से मिलता है OROP के मुद्दे पे। अब देखो ये कह रहे हैं राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो राजनीति तो हो रही है, डेफिनेटली राजनीति हो रही है इस मुद्दे पे। तो OROP के उस मुद्दे पे क्या होता है कि राहुल गांधी जैसी मीटिंग लेते हैं तो तीसरे दिन गृह मंत्रालय की तरफ से जो जयराम ठाकुर जो हैं, जो जयराम ठाकुर हैं, क्या नाम है उनका, जो गृह मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं कि हम इसका तुरंत एक्शन लेते हुए OROP के अंदर जितनी भी विसंगति है उसको तुरंत प्रभाव से दुरुस्त कर दिया जाएगा। जैसे जैसे हरियाणा में पंजाब से ये यात्रा पूरी निकल जाती है, उसके बाद आज भी जंतर मंतर पे मेरे पारिवारिक सदस्य बैठे हैं, OROP को लेकर विसंगति ये दूर नहीं कर रहे। उस मुद्दे को मीडिया के अंदर कहीं पर भी नहीं दिखाया जा रहा। इट्स कॉल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें राजनीति के तौर पे हो रही है। परिवार के सदस्य की नौकरी देने के पक्ष में मेरा निजी विचार बिल्कुल भी नहीं है। यही मैं बातें रखना चाह रहा हूँ। यहाँ पर और भी लोग जुड़े हुए हैं, RC चौधरी जी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और अशोक जी जुड़े हुए हैं। RC जी अपनी बात रखिए आप। दिपेश जी धन्यवाद। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। मैं प्रदीप बिदावत। इस मुद्दे पे काफी देर से आप सभी को सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी डिबेट आप लोग कर रहे हैं। तो मेरे ध्यान में सिर्फ 2 बातें हैं इस मामले को लेके, पर्टिकुलरली इसको लेके नहीं, मैं आपको फैक्ट्स की ओर ले जाऊंगा। राजस्थान हाईकोर्ट में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर कई बार अलग अलग तरीके के मामले गए हैं। कोर्ट की रिपोर्टिंग के दौरान मैंने कई बार देखा है कि अनुकंपा नियुक्ति एक प्रिविलेज है, अधिकार नहीं है। कोर्ट 50 बार कह चुका है बड़े बड़े विद्वान जजेस और अधिवक्ताओं की जिरह के बाद। पहली चीज। दूसरा, इस मामले में 2021 के अंदर नवंबर महीने में एक फैसला आया था भोपाल के मामले में कि जिस वक्त कर्मचारी का निधन होता है, शहीद होता है या मृत्यु होती है, उस वक्त जो नियम है उसके आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलटा। शायद 20 या 21 नवंबर 2021 की का वो फैसला है, डबल बेंच का फैसला है, जिसमें साफ कहा गया है कि ये एक प्रिविलेज है और सरकार के आधार पे है। इस मामले में साफ तौर पर जो बड़ी जो चूक है वो है सरकार का मिसकम्युनिकेशन, कि सरकार वो जिनसे मिलना चाह रहे हैं, जो प्रभावी उस निर्णय को करने या नहीं करने की जो फाइनल अथॉरिटी है, उस तक आम आदमी की पहुंच नहीं है। इससे क्लियर होता है कि एक राज्यसभा सांसद जिनके साथ बैठे हैं वो भटक रही हैं, मीडियाबाजी हो रही हैं, फिर भी मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो सीधे तौर पर ये एक मिसकम्युनिकेशन है और इसको दूर होना ही चाहिए निश्चित तौर पे। फिर आम आदमी जो पीड़ित हैं, जो मान लीजिए कि जिससे भावनाएं भी नहीं जुड़ती चाहे किसी की, तो फिर उनकी आवाज कौन उठाएगा? बस ये इतना सा इश्यू है। थैंक यू। हाँ जी, डॉक्टर दीपेंद्र जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीपेंद्र भाई साहब बात रखिए। नमस्कार दीपेश जी, आप लोगों ने बोलने का मौका दिया।
पिछले 2-3 दिन से वीरांगनाओं के मामले के लिए लेकर विधानसभा और बाद में सिविल लाइंस और उसके बाद में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी के यहाँ लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन जो मांगे वीरांगनाओं के द्वारा मांगी जा रही हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे देवर को नौकरी दे दें या परिवार एक मूर्ति और लगा दें। यदि ये चीजें संभव होती तो सरकार इतनी संवेदनशील है कि सरकार ने हर वर्ग का काम करने की सोच रखी है। सरकार नीचे से नीचे के व्यक्ति को भी लाभ देने के लिए प्रयासरत है। तो ये तो उन परिवारों से जुड़े हुए लोग हैं जो बॉर्डर पे देश की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं या अन्य किसी मामले में अपने प्राणों को त्याग किया है इन्होंने देश की रक्षा के लिए। तो सरकार तो अपने आप संवेदनशील है, लेकिन पिछले 4 साल में सरकार के द्वारा गुड गवर्नेंस का जो काम किया है उसको कैसे डिफेम किया जाए, एक सोची समझी साल है। और सरकार विपक्ष के पास सरकार का विरोध करने का कोई बहाना नहीं है, इसीलिए इस तरह के नए नए प्रोपेगेंडा ला रहे हैं कि ताकि सरकार के खिलाफ कैसे एक माहौल क्रिएट किया जाए कि सरकार इस तरह का व्यवहार कर रही है। मैं समझता हूं कि जब हाई कोर्ट ने भी कई बहुत सारे निर्णय आए हैं कि ब्लड रिलेशन में केवल बेटे बेटी को ही अनुकंपा नियुक्ति को प्रावधान किया जा रहा है, तो ये देवर का कहाँ प्रावधान है? और यदि है तो फिर सरकार देने में हिस्सेदारी क्यों है? अगर होता तो सरकार अब तक दे चुकी होती। 50-50, 55-55 लाख के पैकेज सरकार के द्वारा दे दिए, 25-25, 30-30 लाख के हाउसिंग बोर्ड के आवास दे दिए, 2-2 मूर्तियां लगा दिए। अब एक सीमा होती है सरकार की भी। सरकार कभी नहीं चाहती कि उसके राज्य की प्रजा परेशान हो, ना कोई मुख्यमंत्री चाहते हैं, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी चाहते हैं। लेकिन ये नॉन इश्यू को इश्यू बनाना, मैं समझता हूं कि बाबा किरोड़ीलाल जी अच्छे नेता हैं, लेकिन कई बार वो भावुक होकर गलत डिसीजन कर देते हैं। इस बारे में उनको दोबारा सोचना चाहिए कि जो काम पॉसिबल नहीं है उसके लिए उनको इतना दबाव नहीं बनाना चाहिए सरकार पे। हाय, कैन आई स्पीक? जी या मैं अशोक यादव बोल रहा हूँ झुंझुनू से। ओके। और जिस पुलवामा अटैक के बारे में जितना आपने स्पेस क्रिएट किया है, जितने मतलब मार्टियर्स थे, तो मैं उस पुलवामा का आई विटनेस रहा हूँ। और प्रेजेंटली मैं जो भारत के वीर एक कॉर्प्स है हमारा पैरामिलिट्री का, उसका एक्टिव मेंबर भी हूँ। ओके। तो जितना भी मेरे सामने मैंने जितना देखा है भाई कहाँ धरने हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे, बाकी चीज़ें मैं क्योंकि मुझे इसी स्पेस के माध्यम से मुझे पता लगी हैं। तो जितना था कि भाई हाँ, उसके देवर को अगर क्योंकि 2 लोगों ने बोला कि मेरे देवर को नौकरी मिलनी चाहिए, किसी ने बोला कि उसकी मूर्ति लगनी चाहिए, ये लगना चाहिए। तो शायद रोहतास लांबा को पर्सनली भी और वैसे भी मैं जानता हूँ, तो शायद वो इंडिया का पहला ऐसा मार्टियर है जिसको सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिले हैं। ठीक है। वो चाहे वो सीआरपीएफ ने अपने जो सीआरपीएफ का अपना खुद का होता है जो 25 लाख से प्लस में जो रिस्क फंड का जो 1.5 मल्टीपल होता है वो उन्होंने दिया है। दूसरा, इनको भारत के वीर से इतने पैसे मिले हैं जिसकी कोई पता नहीं है। उसके अलावा डायरेक्टली इनके अकाउंट में इतने ज़्यादा क्रेडिट हुआ है जो कोई भी उसकी कोई गणना नहीं है। जैसे अभी ये कैप्टन सिद्धार्थ ने बताया था कि इस तरह से हमारे कहाँ से पैसे मिलते हैं। दूसरा ये है कि अगर बच्चों को अगर आपके पास में ऑलरेडी इतने पैसे मिले हैं और उसके बाद में आप अगर किसी की वीरांगना को ऐसे सड़कों के ऊपर घसीटोगे तो भैया इसका कोई समाधान नहीं है। वो घसीटने के लिए कोई भी घसीट सकता है। अगर कोई भी बेवकूफ़ आदमी किसी के झांसे में चला जाए, तो कोई भी पार्टी हो, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, तो वो कोई मायने नहीं रखता। दूसरा ये रहा है कि उसके देवर को नौकरी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अब अनुकंपा के आधार पे फौज में क्या होता है, बाकी क्या होता है कि अनुकंपा के आधार से तो उसके बच्चों को सीआरपीएफ भी जॉब देगी आगे, और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी या नहीं देगी उसका नहीं मालूम, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि हम उसके बच्चों को जॉब देंगे और ऐसा इनका कोई प्रावधान है। तो अगर ये स्टेट गवर्नमेंट जॉब देगी तो उसके देवर को क्यों जॉब दे? वो उसका डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि जब भी जो भी मार्टियर हुआ ना, उससे पहले जैसे एज ए मैं फोर्स मेंबर हूँ, तो मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे माँ बाप को कितना परसेंट मिलेगा, मेरे बीवी को कितना परसेंट मिलेगा, मेरे बच्चों को कितना परसेंट मिलेगा। ठीक है। ये तो राज्य कार्मिकों के लिए भी व्यवस्था है कि जब उनका फार्म भराया जाता है
तो उनसे पूछा जाता है हाँ, कि मैं भाई अपने अपने से आपकी इंडिविजुअल मोर्टेलिटी खुद पे करता है। आप अपने बाद में किस किस को कितना कितना शेयर देना चाहते हैं। या ये तो ये तो नॉमिनल प्रोसेस है सर, ये तो। जी, जी। हाँ, हाँ। ठीक है। दूसरा इस तरह की मतलब बाउंडरबाज़ी चला आपको अगर 3 वीरांगनाओं को आप सड़कों के लेके ऊपर बैठे हो, तो चाहे वो शायद ऐसा दुनिया में कोई मूर्ख आदमी होगा जो 3 औरतें जिनके हस्बैंड मार्टियर हो गए, जिनके बच्चे छोटे हैं, उनको अगर कोई भी चाहे वो कितना बड़ा नेता हो या कोई जी हो, अगर वो उनको सड़कों के लेकर ऊपर घसीट रहा है, वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिला दूँगा, तो शायद इतना बड़ा वो देवता नहीं है कि वो किसी को हक दिला देगा। ठीक है? और जो गवर्नमेंट प्रोसेस है अगर किसी वीरांगना को दिक्कत है तो ग्रीवेंस के बहुत सारे पोर्टल्स हैं, ग्रीवेंस के बहुत सारे तरीके हैं। अब अगर प्रॉपर थ्रू चैनल आओ ना उसके बाद में। लेकिन तो उसके हर कोई वो कोई भी आ रहा है उसको अनुकंपा चाहिए, मिलना चाहिए, वो मिला भाई साहब किसी को कुछ नहीं मिलता। देवर होता है, देवर किसी का सगा नहीं होता। ठीक है? अगर मैं कल मार्टियर हो जाता हूँ, तो मैं किसके ऊपर विश्वास करूँगा? ठीक है? वो मेरा डिसाइड है आज मेरी अपनी फैमिली के साथ में किस तरह से बन रही है, मैं किस तरह से डिवाइडेशन कर रहा हूँ अपने नॉमिनेशन में। उसके बाद में हो सकता है कि वो अपने पीहर के पक्ष में चली जाए, हो सकता है वो किसी थर्ड मेंबर के पक्ष में चली जाए। या फिर मेरे बच्चों का आगे क्या भविष्य रहेगा। तो गवर्नमेंट तो हर किसी के बारे में सोचती है ना, गवर्नमेंट ये नहीं सोचती कि ना तुम्हारे साथ में क्या पॉलिटिक्स हो रही है, किसके साथ में क्या हो रहा है। और राजस्थान गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है, जो शायद दिल्ली गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट के बाद में शायद सबसे ज़्यादा आपको फाइनेंशियल बेनिफिट दे रही है। अब उसी पुलवामा में बिहार के कितने लोग थे, उनको क्या मिला? आप कंपेयर करिए ना एक बार उनके साथ में। अशोक जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी आपको मौका मिले इन बातों को आप आम आदमी तक पहुंचाएं। अरे सर क्योंकि क्योंकि कुछ सर लोगों का ग्रीवांस भी मैं लोगों सेटल का करता ब्रेन हूँ, लोगों वॉश के ग्रीवांस। करके सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है, वो गलत है। जो अच्छा काम करे चलो अपन उसको धन्यवाद नहीं दे के कम से कम उनको डिफेम तो नहीं करे कम से कम। सर मैं इस स्पेस में स्टार्टिंग से जुड़ा हूँ और मैंने काफ़ी बार हैंड राइज किया है, लेकिन शायद मुझे बोलने का मौका कभी बाद में मिला होगा, तो उसके लिए मैं होस्ट या को होस्ट को दोष नहीं दे रहा। लेकिन जिस तरह की बातें यहाँ हुई हैं, क्योंकि मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं मिला, कोई दोस्त का बहाना दे के, कोई पड़ोसी का बहाना दे के, कोई गांव वाले का बहाना दे के। अरे भैया वो सब बहाने हैं। आप किस तरह की बातें कर रहे हो, किस तरह की मनगढ़ंत बातें जो आप यहाँ बता रहे हो, वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। मैं पुलवामा का भी आई विटनेस रहा हूँ और बाकी चीज़ें मैंने अपने सामने देखता हूँ, दिल्ली में देखता हूँ कि किस तरह के ग्रीवांस यहाँ पे आते हैं। और फैमिली जो भी शहीदों के परिवार हो गए या फिर जो भी शहीदों के परिवार नहीं, जो एक्टिव मेंबर उनकी फैमिलियों के साथ में क्या क्या होता है, वो ग्रीवांस भी हमारे साथ में आते हैं। ठीक है? एक बंदा कहीं जंगल में ड्यूटी कर रहा है, कोई कहीं पे पहाड़ों में ड्यूटी कर रहा है, जो 6 महीने में 8 महीने अपने घर जा पाता है बड़ी मुश्किल से। उसके परिवार के साथ में क्या बीत रहा है, क्या नहीं बीत रहा, तो वो तो कोई पॉलिटिकल मेंबर तो डिसाइड नहीं कर सकता ना। आप उसकी ग्रीवांसेस पढ़िए ना, उसकी ग्रीवांस में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा। और बहुत सारे चैनल हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने किसी के चैनल नहीं दिया बोलने के लिए। अगर आपके पास में वो चैनल, आप उस चैनल के थ्रू बोलिए। और एक आदमी अगर अपने पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू अगर 3 लोगों को लेके अगर सड़क पे घसीटेगा, तो उससे बड़ा तो महामूर्ख कोई है ही नहीं। अरे किसी ने अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस किया है, उसके बच्चों को तुम लेके सड़क के ऊपर घूम रहे हो, उनके बच्चों के साथ में क्या बीत रही है, उसके कितने छोटे बच्चे होंगे या बाकी क्या चीजें हैं। या तो ऐसा है नहीं कि उसको कोई फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है, क्योंकि ऐसा कोई मार्टियर नहीं है हिंदुस्तान में जिसको कि फाइनेंशियल ऐसी कोई दिक्कत हुई हो। अगर उसने किसी से पड़ोसी से भी हेल्प मांगी होगी, तो हर कोई उसकी हेल्प लेने के लिए तैयार है। और बाकायदा रोहितास लांबा के अकाउंट में मैंने पर्सनली भी कंट्रीब्यूशन किया है, और वो भी पर्सनल अकाउंट में, विदाउट एनी गवर्नमेंट क्या नाम है, गवर्नमेंट पैनल। और वो ऐसा एक पहला मार्टियर मेरे 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 जितने नॉलेज में है, बाकी मैं किसी के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जितना मेरे नॉलेज में है, रोहितास लांबा को जितनी फाइनेंशियल एड मिला है, वो शायद हिंदुस्तान के किसी मार्टियर को मिला होगा। अगर इसके बावजूद अगर आपको ये चीजें गलत लग रही हैं, तो अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन, तो आप यहाँ स्पेस में क्रिएट कर सकते हो, बोल सकते हो। बोलूं मैं? हाँ सर, आप कंक्लूड कीजिए एक बार सर। हेलो जी, मैं आरसी चौधरी निवेदन कर रहा हूँ। आरती जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात जी, रखें। सबसे पहले तो ये है कि शहादत का जो मुद्दा है, उसके पीछे जो हम पैकेज की बात करते हैं, शहादत
के पीछे शहादत का सम्मान किसी पैकेज से नहीं हो सकता। वो एक संबल है परिवार के लिए, एक गरिमामय जीवन जीने के लिए, ऐसा मेरा सोचना है। पुलवामा की आतंकी घटना में हमारे जो 49 शहीद हुए थे, उसके अंदर 40 इंसिडेंट हुए और उसके बाद में 9 और हुए। उसमें से राजस्थान के 5 लोग थे और कारगिल के अंदर राजस्थान से 56 शहीद हुए। सरकारी एड जो भी मिलती है वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के जो 5 शहीद हुए उनको बराबर में मिलती है, चाहे वो मकान हो, चाहे सिंचित भूमि हो या नगद हो, चाहे उनके परिजनों के नाम 5 लाख की एफडी हो। तो ये कहना कि किसी व्यक्ति को ज्यादा मिला या कम मिला, तो मेरे संज्ञान में जैसा है, मैं सोचता हूँ कि सबको इक्वल मिला। रोहितास लांबा की जो बात है, वो सबसे यंगेस्ट वन था उनके अंदर जो राजस्थान में शहीद हुए। 2 साल पहले वो सीआरपीएफ में जॉब लगा था, 1 साल पहले उनकी शादी हुई थी। और मैं इस सोच को प्रगतिशील सोच मानता हूं कि कोई भी हमारी बहन जो वीरांगना या विडो हो जाती है, वो विधवा विवाह जिसको कहते हैं, या अपने दूसरे जीवन को वो अपने शुरुआत करे, ये किसी भी समाज की एक प्रगतिशील सोच मानता हूं जहां पे भी इस फैसले को लेते हैं। कानून कोई फिक्स नहीं होता, सरकारें कानून बनाने के लिए होती हैं, परिस्थितियां और काल के अनुसार होती है। और पैकेज के अंदर जो बदलना, शहादत पहले आर्मी में होनी थी, फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज में शुरू की, पुलवामा में पहली बार जिक्र किया। कई सैनिकों की वीरांगनाओं, जय उत्तर प्रदेश के अंदर मैं कई किसी जानता हूं जहां पर अपने देवर्स के लिए जो बात कही, ये एक देश का मुद्दा है और देश के मुद्दे में स्टेक होल्डर्स हैं, सैनिक हैं। सिर्फ एक राजनेताओं का ही हक नहीं किसी एक चीज को उठा दिया। क्या उन सैनिक की बात को हम इसमें इन्वॉल्व कर पा रहे हैं कि उनके देवर को मिलनी चाहिए या उनके बच्चों को मिलनी चाहिए? एक वीडियो आया जिसमें कारगिल शहीद की जो वीरांगना थी, उनको जो पूरा पैकेज मिला, पेट्रोल पंप मिला, वो शव परिजनों के हाथ से भी निकल गया और उनके हाथ से भी निकल गया, और उनकी जो बेटी है उसका जीवन ये लंबा दुर्भर हो गया। उन्होंने मुख्यमंत्री को वीडियो भेजते हुए कहा कि ये जो इसका हक है, जो अपने नौनिहाल को छोड़ के सरहद पे अपनी शहादत देता है, जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और उसका हक कहीं दूसरी जगह चला जाता है, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर इस पे कोई चीज बननी है तो बेहतर हो कि संसद में या विधानसभा के अंदर बहस हो, उसके स्टेक होल्डर्स जो इस स्टेट के सैनिक हैं उनसे उनकी भी राय हो। उसके बिना किसी भी चीज को ये पॉलिटिसाइज करना और मीडिया में अलग अलग एंगल से हाइप देना, मुझे लगता है कि वो हम शहादत का सम्मान नहीं, कहीं ना कहीं अपमान ही कर रहे हैं। राजस्थान की 3 वीरांगनाएं नहीं है, और राजस्थान के 8 करोड़ जनता का और हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता का गौरव है। वो वीरांगना नहीं है, उनके पति ने तिरंगे के साथ में लिपट लिपट के अपनी अंतिम यात्रा पूरी की है, वो तिरंगे की शान की है। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीतिक इसको बनाने की कहीं कोई जरूरत ही नहीं थी। और मैं सोचता हूँ किरोड़ी मीणा जी हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि है, वो अगर उनके हक की कोई बात भी करना चाहता है तो कहीं पे बैठने की जरूरत नहीं होती। हर एक स्टेप पे सैनिक कल्याण बोर्ड का मंत्री भी है, प्रक्रिया है, उसके तहत वो अगर मिले तो कहीं ना कहीं हम उनको राहत निश्चित रूप से दिला सकते हैं। लेकिन ये हम सब के लिए शर्मसार की बात है जिस प्रकार से इस चीज को किया जा रहा है। शहादत का अगर प्रयोग हो तो तिरंगे पे हो, किसी राजनीतिक दल पे नहीं हो। और हमने देखा पुलवामा की 40 शहीदों की सबसे पहले किस राजनीतिक दल ने फोटो के साथ में उसको प्रयोग किया। तो ये चीजें रुकनी चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। और हमें मुखर होकर बोलना चाहिए। तमाम जो पैनलिस्ट बोल रहे थे, सबसे बेहतरीन बात यह है कि वो लोग जो सेवा में हैं, जो सैनिक हैं, जो उन्हें साथी के तौर पर रहे हैं, जो पुलवामा घटना के चश्मदीद गवाह हैं, किस प्रकार से विषम परिस्थिति में गुजर रहे हैं, तमाम जो सैनिक हैं वो देख रहे हैं कैसे अपने वृद्ध माँ बाप की या अपने बच्चों की, तमाम उनके दिल पे सब चीजें होते हुए भी देश की सुरक्षा सेक्रीफाइस करती है। क्या आने वाली सेना की जो भर्तियां हैं वो समान वो सैनिक कर पाएंगे? ये हम सब के लिए चिंता का विषय क्यों नहीं हो? ये हम सब के लिए चिंता का विषय क्यों नहीं हो कि लड़ते हुए अपने सीने पे गोली खा के और शहीद है वो सबसे ज्यादा गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन ये तो सैनिक अपने दोस्तों के साथ में अटखेलियां करते हुए अपने गंतव्य पे जा रहे थे, उनके बीच में आतंकी घटना होके और उनकी शहादत हो जाती है, और किस प्रकार के ये सब चीजें हो जाती है, वो तथ्य देश के सामने नहीं आते। क्या हमें ये बोलने का साहस नहीं जुटाना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए?
ये सब मेरे जहन के एक पर्सन है, ना एक राजनीतिक दल के व्यक्ति होने के नाते। मेरे भी पिता सेना के सदस्य रहे, 65 का युद्ध लड़ा, उनके पाँव में गोलियां लगी, तमाम सब चीजें हैं। लेकिन आज एक भारतीय होकर हम सबको सोचने की जरूरत है। ये मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं, या किसी को क्रिटिसाइज या किसी को एम्फेसाइज करने का नहीं, ये मुद्दा है सोच के लिए कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। धन्यवाद। आरसी जी, मेरा एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन है कि ये मुद्दा है जो ये पिछले 4 साल में मैंने 2 या 3 बार इसके ऊपर अखबार में खबर छपी है, तो सरकार ने इसके ऊपर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? उस पर बुला के गए शायद वो छोड़। जो हमारे नए साथी जुड़े हैं वो अपनी बात रखना चाहें तो 1 बाय 1 करके अपना माइक ऑन करके अपनी बात रखें। दीपेश जी नमस्ते, क्या मैं अपनी बात रख सकूं? सर ऐसा है कि ये जो इतना दिन का मुद्दा उठ रहा है, इसमें सरकार भी उतनी संवेदनशील नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली उनसे मिलके और इतने दिन बात करती तो इतना मुद्दा बड़ा भी नहीं बनता। और राजनीतिक उपयोग तो हो रहा है, ये तो सबको दिख ही रहा है, तो कम से कम राजनीतिक उपयोग भी नहीं हो और सरकार भी संवेदनशीलता के साथ उनसे बात करे, डायरेक्ट बात करे। और यदि डायरेक्ट बात करती तो राजनेताओं को भी मौका नहीं मिलता। धन्यवाद। हेलो। मेरे हिसाब से ये मुद्दा इसलिए बड़ा बना है क्योंकि जो पुलिस ने अनसेंसिटिवली जो वीरांगनाओं को मैन हैंडल किया है, उस वजह से ये मुद्दा बड़ा बन गया। बाकी जो मांगे हैं उस पर अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें तो तीनों वीरांगनाओं ने 25-25 लाख रुपए का उनको पैकेज मिला है, और जो अदर 25 लाख होता है तो वो तो कैश ले सकती है या फिर वो अपना क्या कहती हैं फ्लैट है या फिर कृषि भूमि है वो ले सकती है। तो तीनों ने 25 लाख अदर अमाउंट भी ऑप्ट किया, तो सबको 50-50 लाख रुपए मिले हैं। ठीक है, 2 वीरांगनाएं चाहती हैं कि उनको देवर को नौकरी मिले, और एक वीरांगना का ये है कि उनके पति के नाम का एक और, मतलब कि 2 ऑलरेडी मूर्तियां लग चुकी हैं तो एक और मूर्ति लगे। ठीक है, तो अगर हम इसको ऑब्जेक्टिवली देखें तो सरकार ने अपने तरफ से जो उसका फुलफिलमेंट का जो भी था वो सरकार ने अपनी ओर से कंप्लीट कर लिया है। अब उनकी जो एक्स्ट्रा डिमांड्स हैं, 2 जो हैं वो नौकरी को लेकर हैं कि देवर को नौकरी मिले, जो कि अगर जैसे आप पहले किसी ने बोला है कि ये एक प्रिविलेज है, तो अधिकार तो है नहीं, तो प्रिविलेज है तो प्रिविलेज को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर वीरांगना ये चाह रही हैं और सरकार केस बाय केस स्टडी करके अगर वो उस प्रिविलेज में अगर वो देवर को इंक्लूड कर सकते हैं तो केस बाय केस बेसिस पे कर लेना चाहिए ताकि इस मुद्दे को शांति मिले। ठीक है, तो मेरा तो मत ये है कि अगर वो चाह रही हैं तो सरकार एनालाइज करके नौकरी दे सकती है, क्योंकि प्रिविलेज है, अधिकार है नहीं, तो प्रिविलेज को मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, रही बात मूर्ति लगाने की, जो तीसरी वीरांगना की मांग है वो मुझे जायज नहीं लग रही है। ऑलरेडी 2 जगह मूर्तियां लग चुकी हैं, बाकी जो सरकारी संस्थान है उनका नामकरण होता है वो भी सरकार ऑलरेडी कर चुकी है। ठीक है, और बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि जो पुलिस है राजस्थान में या किसी भी प्रदेश की, वो बहुत अनसेंसिटिव होती है, नागरिकों को भी लेकर भी और इस केस में वीरांगनाओं को लेकर भी। तो सबसे पहले पुलिस को इन मामलों में ट्रेन किया जाए, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उनको वर्कशॉप की जाए और उनको ये ग्रूम किया जाए कि कैसे लोगों के साथ में पेश आना है, कैसे ऐसे डिमांड करने वाले जो वीरांगना है उनके साथ में पेश आना है। इस तरह से मैन हैंडल करना ये सही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि जो अनसेंसिटिव वे में हैंडल किया जाता है, चाहे कोई नागरिक प्रोटेस्ट कर रहा हो, चाहे कोई ये वीरांगनाएं प्रोटेस्ट कर रही हो, उन मामले में उनको सही तरीके से हैंडल किया जाए। थैंक यू।